कल हम लोग पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड और जीरो वर्ड पढ़े। उसमें हमने बताया था कि इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री द वर्क विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री द वर्क विल बी नेगेटिव, एंड इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 देन वर्क डन विल बी जीरो। अब आप हेडिंग डाल लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। Examples of positive, negative and zero work। इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपको जानना भी चाहिए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड, अब जैसे एग्जाम्पल 1 देखें। मान लीजिए एक ब्लॉक है जिस पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर की तरफ खींच रहे हैं, और जब ब्लॉक इस तरफ मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? जस्ट अपोजिट। ये फ्रिक्शन हो गया, इसका वेट किधर काम करेगा? नीचे की तरफ, और सरफेस का बॉडी पर रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब डिस्प्लेस बॉडी मोशन किधर कर रही है? राइट साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? राइट साइड में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, अब आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच एंगल जीरो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच एंगल जीरो हो गया। यानी 90 से कम है कि ज़्यादा है कि 90 है? 90 से कम है, यानी एक्सटर्नल फोर्स के ड्यू टू वर्क डन पॉजिटिव होगा। रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री, इसलिए पूछा जाए रिएक्शन के ड्यू टू वर्क डन कितना हुआ? जीरो। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 180, जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए फ्रिक्शन के ड्यू टू वर्क डन। तो यहाँ लिखा जाएगा कि इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल रफ सरफेस, समझ लो क्यों, इफ ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड ऑन horizontal rough surface by external force या due to या under the application of external force, then the work done by external force will be positive, the work done by reaction force will be zero, and the work done by friction will be negative, because angle between friction and displacement is 180 which is greater than 90, then work done on body due to friction will be negative. Since the direction of reaction and displacement both are 90 degree, hence we can say that the work done on body by reaction will be zero. एक एग्जाम्पल तो ये लिखना है थियोरेटिकल। सेकंड समझ लो, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और एक बॉडी को अर्थ से आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी चूंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, और बॉडी का वेट कहिए या ग्रेविटी फोर्स कहिए। तो इफ ए बॉडी इज लिफ्ट अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री एंगल है तो 90 से कम है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी विल बी, एंड वर्क डन ऑन बॉडी विल बी ड्यू टू वेट नेगेटिव, क्योंकि वेट और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है जो 90 से ज़्यादा है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के ड्यू टू वर्क डन पॉजिटिव हुआ और वेट के ड्यू टू वर्क डन नेगेटिव हुआ। यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो पार्टिकल मान लीजिए यहाँ ये पॉइंट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, और सेंटीमीटर फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, दोनों के बीच एंगल। तो पूछा जाता है कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस में वर्क डन सेंटीमीटर फोर्स के ड्यू टू वर्क डन कितना? जीरो। पूछा जाता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन
व्हाट विल बी द वर्क डन बाय सेंटीमीटर फोर्स ऑन पार्टिकल, क्या लिखेंगे? बिकॉज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक पुली है जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, एक पुली है जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है और अपने सर पे कुछ बोझ लिए हुए है और इस तरफ मोशन कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो आप जानते हो हर बॉडी को अर्थ किधर खींचती है? ये मान लीजिए डस्टर है, इसको अर्थ किधर खींच रही है? तो यदि मैं इसको सर पे रखा हूं या ऐसे पकड़ा हूं तो ये कब संभव है? जब हम इस पर फोर्स किधर लगाए हैं? ऊपर की तरफ। अर्थ तो इससे किधर खींच रही है, तो ये रुकी हुई कैसे है? इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ पर यदि कोई पुली अपने सर पे कोई सामान रखा है और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, इनक्लाइंड प्लेटफॉर्म पर नहीं, किस पर? तो उस समय इस जो सामान सर पे रखा है उस पर पुली फोर्स किधर लगा रहा है? और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो पुली द्वारा किया गया मैकेनिकल वर्क 0 होगा, पुली द्वारा मैकेनिकल वर्क। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई पुली अपने सर पर सूटकेस रखकर हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर मोशन कर रहा है तो पुली द्वारा मैकेनिकल वर्क डन बताइए? 0, क्योंकि पुली ने जो फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोनों। लेकिन यही वही पुली यदि इंक्लाइंड सरफेस पर ऊपर की तरफ सीढ़ी से जा रहा है या ऊपर से, तो ऐसे केस में उसके द्वारा वर्क डन 0 नहीं होगा, केवल किस पर होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क का एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क डन अंडर वेरिएबल। अभी याद होगा हमने आपको कल बताया था कि वर्क का जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, ये फार्मूला जो वर्क का पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू डी इनटू कॉस थीटा। ये वर्क डन का वर्क निकालने के लिए इन फार्मूलाज का यूज आप केवल तभी कर सकते हो जब डिस्प्लेसमेंट के दौरान बॉडी पे लगाया गया फोर्स कांस्टेंट हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक डस्टर है, इसको हम यहाँ रख दिए, अब इसको 5 न्यूटन के फोर्स से हम ऐसे ढकेल रहे हैं और डस्टर को यहाँ तक डिस्प्लेस्ड किए, यानी जितने देर तक डस्टर को हम डिस्प्लेस्ड करते रहे उतने देर तक यदि हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स में कोई चेंज नहीं है। यदि 5 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरिंग हमने फोर्स अपना 5 न्यूटन ही रखा। तब ऐसे केस में यदि वर्क निकालना हो तब इस फार्मूले का यूज होगा। इसीलिए मैंने कल समझाया था कि कभी भी और लगभग फिजिक्स के मोस्टली चैप्टर में आपको वर्क निकालने को मिलता है। सेकेंड ईयर में भी इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मैग्नेटिज्म तक सब में वर्क निकालना होगा, ऐसा नहीं केवल वर्क यहीं मिलेगा। तो जब भी कहीं वर्क निकालना हो तो वहाँ सेंसिटिवली एक बात दिमाग में रख लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना कि जिस बॉडी को डिस्प्लेस्ड किया जा रहा है उस पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल। यदि कांस्टेंट है तब तो इसमें से यूज कर सकते हो, और यदि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में ये फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते। इसीलिए हम लिखवा दिए हैं कि द एबव फार्मूला ऑफ वर्क डन इज वैलिड इफ द फोर्स ऑन बॉडी इज कांस्टेंट। ये विशेष तौर पे याद रखना है, ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि वर्क निकालना है तो रट लिए हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, गलत है। जब भी वर्क की बात आए तो वहाँ पर क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए कि क्या बॉडी पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं। यदि नहीं है तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, यदि फोर्स कांस्टेंट है तब लगाना। तो यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं कि यदि कोई बॉडी वेरिएबल फोर्स के अंडर मोशन कर रही है तो उस केस में यदि आपको वर्क निकालना है तो किया क्या जाएगा। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमें ग्राफ मेथड से ही बता दे रहा है। सपोज कर लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये फोर्स एक्सिस है। इस एक्सिस पर हमने फोर्स रिप्रेजेंट कर दिया, इस एक्सिस पर
अब मान लीजिए ये ग्राफ बन गया, इस ग्राफ से ही लग रहा है कि फोर्स लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि ग्राफ ऐसे होता तब पूरे डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरिंग फोर्स कांस्टेंट रहता, लेकिन यदि ऐसा ग्राफ नहीं है तो और किसी भी शेप का है तो समझिए फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो मान लीजिए एक बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस किया गया। ए पॉइंट की पोजीशन है x1 और बी पॉइंट की पोजीशन है x2, और एक पार्टिकल को ए पॉइंट से यानी x1 से x2 तक डिस्प्लेस किया गया अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स। फोर्स कांस्टेंट है क्या ए से बी तक, तो बॉडी को ए से बी तक डिस्प्लेस किया गया, पूरे डिस्प्लेसमेंट के ड्यूरिंग फोर्स को फोर्स कांस्टेंट नहीं रखा गया, फोर्स लगातार, और हमसे कहा गया वर्क निकालिए। तो जब भी किसी बॉडी को वेरिएबल फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया जाए और आपको वर्क निकालना हो तो उसका तरीका याद कर लीजिए कि बॉडी को पहले बहुत छोटे डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और उसको यहाँ से 500 मीटर तक हम डिस्प्लेस किए और लगातार हम अपना फोर्स भी चेंज करते रहे और 500 मीटर तक हम, अब पूछा जाए आप वर्क निकालिए, तो उसका तरीका क्या है कि बॉडी को पहले बहुत थोड़ा दूर डिस्प्लेस कीजिए। मान लीजिए बॉडी हमने थोड़ा दूर डिस्प्लेस किया, ए डैश पॉइंट से लेकर बी डैश तक, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया बॉडी में कितना dx, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स की वैल्यू में कोई खास चेंज, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी को बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट की 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट में फोर्स में कोई चेंज, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट में फोर्स क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो कांस्टेंट रहा तो वर्क डन किससे निकलेगा, F इंटू डी से, या यदि ग्राफ से निकालना चाहते हैं तो ये जो शेडेड रीजन है इसकी एरिया निकाल दीजिए। यहाँ लिख सकते हो द वर्क डन ऑन बॉडी, द वर्क डन ऑन बॉडी फ्रॉम इन डिस्प्लेसमेंट dx, द वर्क डन ऑन बॉडी इन डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा ले रहे हैं तो वर्क भी बहुत कम होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, जब ग्राफ से निकालना हो ना तो वर्क डन का फार्मूला एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एरिया इंक्लोज बिटवीन कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो इसी साइडेड रीजन की एरिया निकाल दीजिए, यानी एरिया साइडेड रीजन, साइडेड रीजन की एरिया निकालिए, लेंथ कितनी है f और ब्रेथ कितनी है dx, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क हुआ निकल गया। अब एक्चुअली बॉडी को डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ करना है, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। इसके लिए क्या कीजिए, इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग वन dw बाई डिलेशन कोई बताए w, और ये हो जाएगा f इंटू dx, और कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, x1 से ये लिमिट, इससे वर्क निकलेगा। यानी जब भी किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस कीजिए और डिस्प्लेस करते समय फोर्स यदि कांस्टेंट है तब तो पहले वाले से लगाना, और यदि फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वाइज डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, मान लीजिए एक बॉडी पर 3x² - 4 न्यूटन का फोर्स लगा है और वर्क निकालना है। ठीक, तो वर्क का फार्मूला क्या है, जब भी फोर्स वेरिएबल हो तो ये यूज कीजिए वर्क निकालने के लिए, फोर्स कांस्टेंट हो तो वो यूज कीजिए, बस दो ही याद रखना। अब मान लीजिए इससे निकालना है तो F की जगह क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू, और मान लीजिए कहा जाए 2 मीटर से 3 मीटर तक बताइए तो वही लिमिट हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन जारी रहे हो,
और लिमिट लेना भी पता है, इसी से सॉल्व कर लीजिए ऐसे क्वेश्चन। तो वो सीधा सीधा है, कोई ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कि आपको जब भी वर्क निकालना हो तो यदि फोर्स कांस्टेंट है तब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और यदि फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रल वाले से। फार्मूला लिख लीजिए, एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, पुट कर दीजिए, लिमिट भी दिया रहेगा उसमें रख के सॉल्व कर दीजिए। ठीक, अब हेडिंग लिख लीजिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व यानी एफएक्स कर्व। देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कहेंगे किसे, अ कर्व ड्रॉन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ड्रा किया गया कर्व फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व कहा जाता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व से वर्क निकलता है। ठीक, तो पहली चीज इसका डेफिनेशन लिख लेना कि अ कर्व ड्रॉन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। उसके नीचे लिख दिया जाता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व हेल्प अस टू डिटरमाइन द वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व से क्या निकलता है, कैसे निकलता है देखिए, तो वर्क डन का फार्मूला है एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपको हमने एक कर्व दे दिया, इस एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इस एक्सिस पर अब यहाँ पर मान लीजिए है 10 न्यूटन, यहाँ है 2 मीटर, यहाँ है 4 मीटर, ओ ए बी, एक कर्व दे दिया गया और आपसे कहा गया कि वर्क निकालिए। तो करना क्या है कि कर्व के इनिशियल पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से मिलाइए और फाइनल पॉइंट को मिलाइए और बीच की सारी एरिया निकालिए। ठीक, तो वर्क निकालना हो तो इसी साइडेड रीजन की जिस भी तरह का कर्व दिया हो, जैसे मान लीजिए इस तरह का कर्व दिया हो तो कर्व के इस एंड को डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से मिला दो और इस एंड को मिला दो, बीच का जो सारा रीजन आ रहा है इसी की एरिया निकाल दीजिए, वर्क निकल जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर यदि वर्क निकालना है तो यही एरिया निकालनी पड़ेगी। तो पहले एरिया किसे निकालेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्रायंगल की एरिया लिखिए, बेस 2 है और हाइट हाफ इंटू 2 इंटू 10 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 10। तो ये हो गया 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो जब भी कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कर्व दिया हो, याद रखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कर्व दिया हो और आपको वर्क निकालना है तो एरिया निकाल दीजिए, सीधा सीधा वर्क निकल जाएगा। ठीक, वर्क खत्म हो गया। अब पार्ट 2 लिखिए, पावर। देखिए पावर का किसे है, ये आप छोटे क्लास में पढ़े हो। द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ work done is called power। तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलिए, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन बने। तो कहीं भी किसी भी मशीन का किसी भी आदमी का पावर निकालना है तो ये देख लीजिए कि उसने कितना वर्क किया और कितने टाइम में किया। जैसे आपसे कहा जाए कि एक मशीन या एक आदमी 100 जूल वर्क 10 सेकंड में करती है। एक मशीन चाहिए एक आदमी 100 जूल वर्क डन बताइए। तो वर्क कितना किया, 100 जूल ऊपर रख देंगे, कितने देर में किया,
डिवाइड कर देंगे 10 हो जाएगा। तो पावर को P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा W/, ठीक। अब यहाँ पावर की यूनिट जरा देख लो, यूनिट ऑफ पावर, वर्क की यूनिट होती है जूल, पावर की सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या इसको वाट कहते हैं, ठीक। अब वाट में भी कुछ यूनिट्स आते हैं, जैसे मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, मेगावाट, किलोवाट, 1 मेगावाट को वाट में चेंज करोगे, 1 किलोवाट को, ठीक, 1 हॉर्स पावर को इतना वाट, ठीक। इसी में जरा दूसरी पॉइंट देख लीजिए, अभी आप पढ़े हो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो पावर का एक और फार्मूला लेंगे। तो यदि कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया हो जिसमें वर्क दिया हो, टाइम दिया हो, तब पावर इससे निकालना। लेकिन यदि कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया हो जिसमें फोर्स पता हो, बॉडी की वेलोसिटी पता हो, तब इससे निकालना, ठीक। इसका वेक्टर फॉर्म भी हो जाएगा वेक्टर फार्मूला, एबव फार्मूला, तो हो जाएगा P इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर V, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, यानी वेक्टर F दिया होगा IJK के रूप में और वेक्टर V भी दिया होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, वर्क पावर निकल जाएगा। तो पावर के 3 फार्मूले बताए गए, एक वर्क अपॉन टाइम, और एक फोर्स इनटू वेलोसिटी, और एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यदि दिया हो कि एक बॉडी इतने जूल वर्क इतने देर में करती है, वर्क बताइए तो इससे लगाना, एक बॉडी पर इतने न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो बॉडी की वेलोसिटी इतनी हो गई, पावर बताइए, ठीक। और यदि F और V IJK के फॉर्म में दिए हो और वहाँ पावर निकालना हो, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, पावर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा इसका पार्ट है एनर्जी, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे।